नमस्कार। आज बात होगी कश्मीर की, बिकॉज कश्मीर हेडलाइंस बना के रखा है, नॉट जस्ट इन इंडिया एंड पाकिस्तान बट अक्रॉस द वर्ल्ड। डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, यूरोपियन यूनियन का स्टेटमेंट आ रहा है कि कश्मीर को लेकर क्या करना। क्योंकि मेरा रहना हुआ था उस जगह, मैं वहाँ पे 6-7 साल था, तो मुझे एक फ़र्स्ट हैंड अकाउंट है कि वहाँ पे लोग जो है क्या हिसाब से देखते हैं। जब आप दूर से देखते हो तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, कश्मीर में जो है बहुत हॉस्पिटैलिटी और जेन्युइन हॉस्पिटैलिटी है। लेकिन वहाँ पे जब आप रहते हो, जब आप उनके साथ बैठते हो, तो आपको रियल पता चलता है कि कौन कैसा सोचता है। तो मैं अपने एक्सपीरियंसेस के साथ फ्रॉम डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ माय स्टे देयर मैं आप सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। और ये शेयर करने का एक और मकसद ये था कि लोगों को पता चले कि एक्चुअली हो क्या रहा है वहाँ पे। तो पहली चीज़, जो वहाँ पे 3 डिफरेंट कम्युनिटीज़ रहते हैं। एक कश्मीरी मुस्लिम जो होता है, जो जहाँ पे कोई जात पात नहीं होती है, वैसे भी मुस्लिम्स में कोई जात पात नहीं होती, वन सिंगल होता है कि कश्मीरी मुस्लिम मतलब कश्मीरी मुस्लिम। तो कश्मीरी मुस्लिम जो रहता है वो आपके हॉस्पिटैलिटी में टॉप नॉच रहेगा। मतलब ऐसा हुआ कई बार, क्योंकि उस समय एसटीडी का ज़माना था, मोबाइल फ़ोन का ज़माना नहीं था। तो कभी हम एसटीडी बूथ पे अगर रुके, फ़ोन किया हमने, कोलकाता वापस फ़ोन किया, कहीं पे फ़ोन किया, जम्मू वापस फ़ोन किया, 2 मिनट में वापस बात हुई, ख़त्म हुई। उसके बाद फिर जब हम आगे बढ़े तो एसटीडी वाले ने हमें बोला बैठो हमारे साथ, खाना खा के जाओ। तो खाना खा के जाओ, तो मुझे लगा यार इसको तो एसटीडी का तो हमने सिर्फ कॉल किया है, खाना खाने के लिए क्यों बोल रहा है। बट वो लेवल की हॉस्पिटैलिटी है कश्मीर में, जो कश्मीरी मुस्लिम साइड से जो है वो इतनी जेन्युइन हॉस्पिटैलिटी है। लेकिन देयर इज़ अ स्टार मार्क टू दिस। स्टार मार्क ये है कि वो आपको जब तक ही हॉस्पिटैलिटी दिखाएंगे जब तक आप वहाँ पे विजिटर और टूरिस्ट हैं। उनको जहाँ पता चलेगा कि आप वहाँ पे बैठेंगे और वहाँ उनके साथ कारोबार करने का सोच रहे हैं, उस दिन वो कंप्लीट कम्प्लेक्शन चेंज हो जाता है। तो हमारे साथ प्रॉब्लम ये थी, अगर मेरे में इतनी अकल होती है और मेरे अगर फादर मेरे से बात करते और समझते, उस समय दोनों चीज़ें बात होती है, तो मैं कभी भी नहीं बोलता कि आप जाके JNK में माइनिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट करें। बिकॉज इनहेरेंटली वो जो एरिया है वो बहुत डिफ़िकल्ट टेरेन है। आपको जो लोकल्स हैं वो आपके अगेंस्ट रहेंगे हर वक्त, क्योंकि वहाँ पे एक तो जो कश्मीरी मुस्लिम है उसके दिमाग में ये चीज़ है कि हम लोग कश्मीर एक इंडिपेंडेंट अलग कंट्री है नहीं वो, लेकिन वो सोचता है कि हम एक इंडिपेंडेंट अलग कंट्री है। आपके साथ जब बातचीत होगी तो वो आपको बताएंगे कि हमें ना पाकिस्तान से मतलब है ना इंडिया से मतलब है, हम अपने आप को अलग समझते हैं। एंड दैट थिंग हैज़ नॉट चेंज्ड ओवर जनरेशंस। अब वो राइट रॉन्ग क्या है उसकी बात कभी और होगी, बट इनहेरेंटली अगर आप वहाँ देखेंगे तो मेरा जो अनुमान ऐसा है कि 60-65% जो कश्मीरी मुस्लिम्स जो हैं वो सोचते हैं अपने आप को एज अ सेपरेट एंटिटी कि हम यार अपना कुछ संभाल लेंगे, हम समझ लेंगे, हमें बस अपना मैनेज करने दो। 30-32% जो होगा या 35% आप समझ लीजिए वो होंगे वो प्रो पाकिस्तान अलाइंड। तो अगर आप ऑटो में बैठते होंगे 90s में श्रीनगर में, तो आपको पीछे कभी शक्लेन मुश्ताक की फ़ोटो नज़र आएगी, कभी ऑटो में वसीम अकरम की फ़ोटो नज़र आएगी, इमरान खान की फ़ोटो नज़र आएगी। लेकिन सचिन तेंदुलकर का फ़ोटो मैंने आज तक उस समय तक नहीं देखा कभी भी ऑटो में बैठ कर, क्योंकि वहाँ का इनहेरेंट चीज़ जो था वो अपने आप को समझते थे। वो पैसा इंडिया से जाता था कश्मीर, करोड़ों अरबों रुपये जाते थे वहाँ पर डेवलपमेंट के लिए, और अरबों रुपये जाने के बाद भी वहाँ डेवलपमेंट कुछ नहीं हुआ, बिकॉज वहाँ पे चोरी पैरामाउंट थी। पैरामाउंट मतलब पैरामाउंट, इतना चोरी थी कि मुझे याद है कि 90s में जब हम जब मैं शिफ्ट हुआ अपने कॉलेज कंप्लीट करके वहाँ पे, तो फर्स्ट चीज़ जो मुझे पता चला कि यहाँ पे बिजली का बिल नहीं आता, यहाँ पे सिर्फ महीने के शायद 150 रुपये देने पड़ते हैं। और वो इसलिए 150 देना पड़ता है बिकॉज बिजली का मीटर ही नहीं है, पूरे जम्मू एरिया में नहीं था और कश्मीर में भी नहीं था। तो महीने के 1 तारीख को वो बिजली वाले भैया आते थे और वो 150 रुपये इकट्ठा करके ले जाते थे, और उसके बदले में 8-9 घंटे 6 घंटे बिजली नहीं रहती थी। वो दैट इज़ ओके एंड दैट इज़ फाइन। तो एक जैसे बहुत मज़ेदार वाक़या है कि सुबह न्यूज़पेपर आता था 5:15 बजे, और वहाँ पे न्यूज़पेपर 2 आते थे। एक तो सुबह आपको 5:30 बजे न्यूज़पेपर आता था, तो वहाँ का लोकल न्यूज़पेपर होता था, और एक दिन के 2-2:30 बजे आता था जो दिल्ली से न्यूज़पेपर आता था, या तो हिंदुस्तान टाइम्स हो या इकोनॉमिक टाइम्स हो या कुछ भी हो। अगर आपको इकोनॉमिक टाइम्स चाहिए तो आपको पहले से ऑर्डर देना पड़ता था कि मुझे इकोनॉमिक टाइम्स, मुझे बिजनेस स्टैंडर्ड, मुझे हिंदू बिजनेस लाइन और फाइनेंशियल एक्सप्रेस में तो चारों पेपर पढ़ता था उस समय, बिकॉज वहाँ पे मुझे सारा ज्ञान चाहिए होता था कि हुआ क्या दुनिया भर में। इंटरनेट का ज़माना आया था बाद में, बट नॉट दैट टाइम, और इंटरनेट भी डायल अप बहुत एक्सपेंसिव था। तो एक बार सुबह जब न्यूज़पेपर वाले ने न्यूज़पेपर दिया और न्यूज़पेपर आया और
लाइट चली गई तो अब मुझे देखना था भाव। तो जब मैंने मुंडी नीचे किया भाव देखने को, मोमबत्ती जली हुई थी और खर्र करके यहाँ से आग लगी। बाल उस समय काफ़ी थे और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ मेरे एक निशान कुछ बन गया, क्योंकि वो पूरा मेरे सामने का इतना एरिया लगा कि पूरा जल के बाहर आ गया। तो ये सिचुएशन थी वहाँ पे। लेकिन आदमी खुश था 150 रुपया बिजली का देने का, क्योंकि लगता था ठीक है यार 150 में बिजली मिल रही है आपको तो मिल रही है। अनदर पार्ट ऑफ दैट इज़ कि आधे टाइम आपको बिजली रहती थी, कभी नहीं रहती थी। हाँ, ये होता था कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, क्रिकेट मैच हो तो बिजली पूरी रहती थी, अदरवाइज बिजली वहाँ पे चली जाती थी, नहीं रहती थी। ये सब चीज़ें जे.एंड की इनहेरेंट है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी काम बिना पेपर वेट के नहीं होता। अगर आपकी फ़ाइल मूव करनी है तो आपको फ़ाइल के ऊपर पेपर का वजन रखना पड़ता है। पेपर आपको पता है ना कौन सा पेपर की हम बात करते हैं। तो पेपर का वेट के बगैर मतलब कि वहाँ पे क्लीन काम तो कुछ होता ही नहीं है। वहाँ पे आप कुछ भी काम करें आपको हर वक्त थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ता है, पुश लगानी पड़ती है, सिफारिशें लगा दो जितनी, बट जब तक वहाँ पे ग्रीजिंग सिस्टम नहीं होगा आपका कोई काम नहीं होता है। तो अभी का मुझे पता नहीं, बट मैं उस समय का बोलता हूँ। और ह्यूमन टेंडेंसी डजंट चेंज, पीपल आर ऑलवेज लाइक दैट। जहाँ पे भी आप देखते हैं एक जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो जब 1991 में जब कश्मीरी पंडित को वहाँ से भगाया गया और रातों रात भगाया गया, मतलब रात के 12 बजे 1 बजे 2 बजे से वहाँ पे ज़ोर से ऐलान होने लगा मस्जिदों से कि तुम यहाँ से छोड़ के चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो जब ये पूरे भाग कर आए तो जम्मू में जो तीसरे जो वहाँ पे 3 कम्युनिटीज़ रहती है, एक तो कश्मीरी मुस्लिम रहते हैं, एक वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कश्मीरी पंडित जो वहाँ पे मुस्लिम्स के साथ रहा करते थे। एंड कश्मीरी पंडित वाज अ कम्प्लीटली माइनॉरिटी थिंग, मतलब मुझे लगता है 5% से ज़्यादा कश्मीरी पंडित नहीं होते होंगे वहाँ पे। और तीसरा जो कम्युनिटी थी वो डोगरा कम्युनिटी, विच इज़ प्रीटी मच लाइक द पंजाबी कल्चर जो जम्मू साइड में रहते हैं। तो डोगरा कम्युनिटी ने कश्मीरी पंडित्स को बड़े ओपन आर्म से इन्वाइट किया, आओ जी ये तो हमारे भाई हैं, ये तो आ जाओ यहाँ पे। और उस समय जगमोहन करके गवर्नर हुआ करते थे, बीजेपी रूल था शायद जितना मुझे ध्यान पड़ता है। जगमोहन ने बोला एक बार कश्मीरी पंडित को यहाँ से हटाओ, फिर हम इनको मारपीट के ठीक कर देंगे टेररिस्ट को, और उसके बाद वापस रीस्टैब्लिश कर देंगे कश्मीरी पंडित्स को वापस जे.एंड.के में, कश्मीर में। दिस इज़ व्हाट पीपल से। मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, तो मैं जो भी कुछ आपको बोल रहा हूँ वहाँ के क्या होती थी वो हिसाब से बोल रहा हूँ। इट कुड बी राइट, इट कुड बी रॉन्ग। आप अपना डिसीजन सोच के लें, बजाय कि मेरे बोलने पे कहीं और बोल दें। तो जब यहाँ पे कश्मीरी पंडित आए तो शुरू में तो बड़े ओपन आर्म से लिया गया उनको कि भाई कश्मीरी पंडित आ गए, बेघर हो गए, और एक एक रूम लेकर एक एक रूम में 8-8 10-10 लोग घुसते थे, रहते थे, बिकॉज दे हैड नो मनी। बट एक जो इन कम्युनिटी के साथ जो खास बात थी वो बहुत शार्प होते हैं, ये एक्स्ट्रॉर्डनरली शार्प। और सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कश्मीरी पंडित जो होता है वो क्रैक करता है और वो फर्स्ट आता है। तो विद इन अ फ्यू मंथ्स, विद इन अ कपल ऑफ मंथ्स, और मे बी 6-8 महीना 10 महीना 12 महीने में ये जो डोगरा कम्युनिटी थी इनको समझ में आ गया कि हमने जो इस भाइयों को बुलाया है और जम्मू में इनको बसाया है, ये सारे जो हमारे भाई है सारे सीट यही ले जा रहे हैं, सारी नौकरियां ये ले जा रहे हैं। जो हमारे बच्चे हैं, जो डोगरा बच्चे हैं, उनको कोई नौकरी वोकरी मिलने वाली है नहीं, बिकॉज ये हर एक कॉम्पिटिशन में पीछे रह जाते हैं। फिर इनको लगा कि यार ये कश्मीरी पंडित जिनको हम यहाँ पे बुला के लाए हैं, ये हमारे ही साथ रहकर हमारे बच्चों का जो हक है वो खा जाएंगे। तो फिर धीरे से हल्की सी एनिमिटी स्टार्ट हुई। और फिर कोई अगर डोगरा को पता चलता था कि कोई कश्मीरी पंडित आ रहा है उसको रेंट लेने के लिए, तो पहले ही रिफ्यूज़ कर देता था, नहीं भाई हमें नहीं चाहिए। अब कश्मीरी पंडित स्मार्ट गाइज वो फिर वहाँ से निकले, फिर अक्रॉस द वर्ल्ड, बट अक्रॉस द वर्ल्ड तो नहीं, अक्रॉस नॉर्थ इंडिया वो स्प्रेड हो गए। दिल्ली आए, काफ़ी जन के दिल्ली में कॉन्टैक्ट्स थे, कुछ लोग हल्द्वानी गए, कुछ लोग अलग अलग जगह जाके बैठे और वापस रीस्टैब्लिश कर गए, बिकॉज वो पढ़े लिखे थे और पढ़ाई का बहुत कद्र था। मतलब कश्मीरी मुस्लिम जो रहता था श्रीनगर में वो तो पढ़ता लिखता था नहीं ज़्यादा, लेकिन जो कश्मीरी पंडित था श्रीनगर में, वहाँ पे भी वो पढ़ाई लिखाई करके बिल्कुल आगे बढ़ जाते थे। तो उस कारण भी जो मुझे लगता है, मेरा असेसमेंट, एक हल्की सी एक एनिमिटी बनती थी कि यार ये कश्मीरी पंडित जो है ये तो पढ़ के आगे बढ़ जाता है, लेकिन जो कश्मीरी मुस्लिम है वहाँ वो पीछे रह जाता है। द कश्मीरी मुस्लिम डज नॉट रियलाइज़ कि तुम पीछे इसलिए रह रहे हो क्योंकि तुम पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हो। और ये ठीक है, हर जगह की बात है। तो दिस इज़ हाउ द थिंग स्टार्टेड। और जैसे मैंने पीछे भी अपने एक वीडियो में बोला था, और वो वीडियो में मैंने ये बोला था, वैसे ये वीडियो फ्री मैंने किया है सो दैट एवरीवन कैन सी इट, और क्योंकि एक बहुत ही जेनरिक, बहुत ही नेशनल लेवल का एक इशू है, इंटरनेशनल लेवल का इशू है, मुझे लगा फ्री करने में ज़्यादा अच्छा रहेगा। कश्मीरी पंडित्स होते बहुत स्मार्ट थे, वहाँ पे बोलते ऐसे, एक फोकलोर ऐसा है कि आप किसी भी
कश्मीरी के साथ हाथ मिलाए J&K वाले के साथ और वापस अगर आप हाथ लाएं तो आप चेक करें आपकी पांचों उंगलियां सेम है कि नहीं। मैंने नहीं बोला भाई, जो लोग बोलते हैं वो मैंने आपको बता रहा हूं कि इतने शार्प होते हैं और इतने स्मार्ट होते हैं। तो मैंने पीछे भी एक एग्जाम्पल दिया कि हमारे यहाँ पे अच्छा वहाँ पे जब नौकरियाँ लगने की बात होती थी, जब कहीं पर भी बात होती थी, लोगों को एक सॉफ्ट कॉर्नर होता था कि यार कश्मीरी पंडित को रख लो काम पर, बेचारा क्या है वहाँ से आया है, इसको रख लो एक बार। तो जब हमारे यहाँ पे नौकरियाँ लगने की बात होती थी तो ऑफकोर्स हम तो हमारा बिजनेस सेटअप हो रहा था, हमने भी रखा। और वहाँ पे मैंने पीछे भी एक बार बताया, एक विजय कौल नामक एक आदमी था, तो वो आता था ब्लैक कोट पहन के। मैंने पीछे एग्जाम्पल भी दिया था इसका, ब्लैक कोट पहन के आता था और रोज़ ब्लैक कोट, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, मतलब जून के महीने में भी ब्लैक कोट पहन के आता था और ऑफिस में आके अपना कोट फोल्ड करके रख लेता था बैग में। बाद में हमें पता चला, एक बार फ़ोन आया हमारे पास वहाँ से कि आप कश्मीर जिप्सम से बोल रहे हैं? बोले हाँ जी बोल रहे हैं। तो बोले विजय कौल नामक एक इंसान है, तो वो वहाँ पे जो है वो पुलिस पकड़ के रख ली है, आप थाने आइए। तो हम बोले किस लिए आना है? तो ये इंसान क्या करता था, ये जब भी ये 2 स्टेशन दूर से आता था, ये ट्रेन में टीटी बन जाता था और जितने टिकटलेस ट्रैवलर्स हुआ करते थे सबसे पैसा उठाता था। बोलते तुम्हारी टिकट का है, तुम्हारी टिकट का है, तो टिकट चेक करता था। और ये आने जाने में, ट्रेन में ही आने जाने में पता नहीं शायद 1000-2000 रुपये रोज़ के बनाता था लोगों से पैसे लेकर टीटी बनकर। तो ये टाइप के जो वहाँ पे कुरापाती दिमाग है वो अक्रॉस द बोर्ड रहता था। लेकिन इसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट आपको समझने की, एक है कि वहाँ पे अगर आप लोकल है वहाँ पे, तब तो पीपल स्टिल अंडरस्टैंड कि ठीक है चलो। हमारे साथ प्रॉब्लम ये हुई कि हम आउटसाइडर्स थे जो वहाँ पे इंट्रूड कर रहे थे। सो इट इज़ जस्ट लाइक आपके घर में अगर कोई मेहमान आता है, आपके घर में मेहमान आता है, वो शाम को बैठा है, सोफे पर बैठा है, आपने संतरे लाकर एक दिया, उसने एक संतरा खाया और उसको अच्छा लगा, तो आपने बोला एक और संतरा खाओ, तो उसने बोला हाँ ठीक है एक और संतरा खाएंगे। लेकिन अगर आपके सोफ़ा के बगल में अगर कोई फ्लावर व्यास पड़ा हुआ है और वो सोचता है इसको मैं उठाकर घर ले जाऊं, तो आप उसका हाथ पकड़ के बैठा दोगे। मतलब मेहमान जो है अपने औकात पे रहो। J&K में ये बहुत कॉमन सी चीज़ थी और हम लोग वहाँ पे मेहमान थे, बिकॉज आर्टिकल 370 वहाँ पे था। और वहाँ पे हमें तो लीज़ मिली थी गवर्नमेंट से, लेकिन हमें लीज़ मिली थी गवर्नर्स रूल में। जब वहाँ पे लोकल पॉपुलेशन जो है वो हर वक्त आपको ऐसे देखती थी बहुत ही शक के नज़र से कि ये बाहर के लोग क्यों आए हैं, इंडिया के लोग क्यों आए हैं बाहर से, क्योंकि वहाँ पे लोग ही ऐसा बोलते हैं हम कश्मीर से और आप इंडिया से हैं। मतलब जब मैं शुरू में मेरे फादर मेरे को बहुत मना करते थे कि क्यों तुम इनके साथ इतना दिमाग लगाते हो। मेरे को तो कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर भी कहीं गए हम लोग मिलने, मेरी फाइल पड़ी है उसके टेबल पर, उसको साइन करना, और कहीं से बात छिड़ गई इंडिया की और कश्मीर की, तो वहाँ पे इंडिया वर्सेस कश्मीर का एक हॉट डिस्कशन हो जाता था और मैं उसके साथ लग जाता था कि आप कैसे बोलते हो, हम तो इंडिया से आपको पैसा भेजते हैं तभी कश्मीर आपका चलता है। देन माई फादर यूज्ड टू टेल मी तुमको क्या ज़रूरत पड़ी है इसके साथ इतना दिमाग लगाने की। लेकिन एज ए यंग ब्लड आपको लगता है कि नहीं जो राइट है मैं वही बोलूँगा, मुझे क्या पड़ी है, मैं क्यों किसी का डरूं। लेकिन इंपॉर्टेंट होता है एंटायर कॉन्टेक्स्ट में एक चीज़ देखने का कि इनहेरेंटली आप जितना भी पैसा वहाँ पे डाल दें, जो उनकी अंदर की फीलिंग है कि हम कश्मीर वाले हैं, हम अलग हैं, और आप जो है उनको मेन स्ट्रीम में जोड़ने की चेष्टा करें, वो पॉसिबल नहीं है। अकॉर्डिंग टू मी आई हैव स्टेड देयर नॉट एज अ टूरिस्ट, नॉट एज एनीवन एल्स, नॉट एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, नॉट एज अ नेता कि जो चल रहा है तो उसके पीछे 12 गाड़ी चल रही है और आगे 30 गाड़ी चल रही है। आई हैव बीन देयर एज वन ऑफ देम। तो यहाँ मैंने देखा है कि वो आप कुछ भी कर लें वहाँ पे कोई भी कॉन्टेक्स्ट से आप उनके अपने बन के नहीं रह सकते, आप चाहे जितना ही ट्राई करें। ख़ास बात होती थी जैसे हमारे माइनिंग एरिया थी जहाँ पे, तो माइनिंग एरिया में आप थोड़ा बहुत तो आप सपोज़ ऊपर चढ़ते चढ़ते बहुत समय हो गया, बिकॉज माउंटेन्स था, तो माउंटेन्स के अंदर माइनिंग आपका होता है, ओपन कास्ट माइनिंग थी, आपको काट के निकालना पड़ता था जिप्सम को। तो अगर खाने का टाइम हो गया और लेबर अगर खा रहा है और उसने किसी ने पूछ लिया आपसे, और किसी मुस्लिम लेबर ने आपसे पूछ लिया कि साहब खाओगे खाना, तो अब डिफ़िकल्ट है। अब वो रोटी लाया, तो रोटी आप ये भी नहीं बोल सकते कि वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन का इशू भी नहीं है, तो आप उसको बोलेंगे कि हाँ ठीक है दे दे रोटी दे दे मेरे को, तो वो थोड़ा सा रोटी देगा आपको और अचार देगा या वटेवर देगा आपको, आलू देगा, जो भी देगा, आप थोड़ा सा वो खा लोगे। लेकिन ऑन द अदर साइड देयर इज़ वन मोर गाय जो हिंदू है, उसको ये लग रहा है कि ये देखो ये मुस्लिम के साथ खाना खा रहा है, ये हमारे साथ नहीं खा रहा है। तो वो जो अंडरलाइंग जो करंट है वो टेढ़ी होने लग जाती है उस समय। तो आपको, मतलब मैं अपनी बात करता हूँ, तो मैं ये बोलता
होता था कि चलो अब मेरे मेरे दिमाग में ये टेंशन चलता था कि मैंने इसका खाना खा लिया, अब मैं हिंदू वाले को मैं क्या बोलूं कि यार इसका खाना का मैं क्या करूं, बिकॉज मेरे दिमाग में शुरू से ही हिंदू मुस्लिम का उतना कॉम्प्लिकेशन नहीं था लाइफ में। मुझे लगता था जो जैसा है वो ठीक है, वी आर ऑल वन ऑफ देम, बिकॉज इंडिया एज ए सेक्युलर कंट्री का कंसेप्ट था मेरे, और आज भी मेरे दिमाग में वही कंसेप्ट रहता है, और तभी शायद मैं इतने बड़े फाइट्स पिकअप कर लेता हूँ ओवर द सोशल मीडिया एंड द इंटरनेट। लेकिन जब बात हो रही है, जब मैंने एक के साथ खाना खाया, उसके रोटी लिया, और रोटी बहुत ही बेसिक सी रोटी हुआ करती थी, आधे पता नहीं कौन सा मट्टी वट्टी का आटे का या कुछ रहता था, बट वो आटा भी जो था उसमें खुरदुरापन थोड़ा रहता था, बट स्टिल यू यूज टू हैव दिस, क्योंकि आपको लगता था कि डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और अगर किसी मुस्लिम ने आपसे पूछ लिया और आप रिफ्यूज़ ही कर दिए कि हमें नहीं खाना है, तो उसको ये लगेगा कि यार मैं मुसलमान हूँ इसीलिए तुम मेरा खाना नहीं खा रहे हो। तो आप अपने आप को जस्टिफाई बाद में जितना ही कर लो, आपने रिफ्यूज़ कर लिया तो कर लिया। सो नाउ द थिंग वाज कि आप जब रोटी और सब्जी खा लिए तो फिर आपको प्यास लगेगी, और नहीं भी लगेगी तो आपको बोलना है कि मुझे प्यास लगी है। तो फिर जो मुझे नाम याद है दोनों के, तो बशीर अहमद था जो रोटी जिसका मैंने खाया था, और मुंशी राम करके एक और था जो बगल में था। तो मैंने, मुंशी पानी है क्या पीने का? तो हाँ मैं लाता हूँ, मैं साफ़ लाता हूँ पानी। मैं बोला दे अपना पानी दे दे, वही पी लूँगा। तो फिर आप थोड़ा सा वहाँ पानी पीते हो, देन यू काइंड ऑफ बैलेंस थिंग्स आउट, बट इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बिकॉज एक और बशीर ने हमें बुलाया था, मेरे को और मेरी वाइफ को, कि आप हमारे घर खाने आइए। अब घर खाना खाने आइए, शाम को आइए। शाम को आने का मतलब हमें डर लगता था शाम को आने या इसके घर जाना, बिकॉज लोग हमें बोलते थे कि इसके घर टेररिस्ट आते हैं, नहीं आते हैं, क्या होता है नहीं होता है। तो अंदर से एक डर बैठा था। तो हमने बोला बशीर शाम को नहीं, दिन में ही खाएंगे। तो उसने बोला कोई बात नहीं, आप दिन में आए। तो घर जब उसके गए, इतनी अपने हिसाब से उसने इतनी बढ़िया मेहमान नवाजी की थी जिसका कोई लिमिट ही नहीं था। मतलब अब बहुत ही बेसिक सा था, लेकिन जो पानी था उसके अंदर उसने शक्कर मिला के रखा था कि ये मीठा पानी आप पियेंगे। उसके बाद बादाम थे उसके वहाँ पे, उसके बाद फ्रूट्स रखा था उसने लोकल जो थे, और उसके बाद उसने अपना मैनुअल आटे की मशीन दिखाई जो वो पानी के बहाव से चलाया करता था। एक साइड से पानी आता था, वो धीरे धीरे चक्की चलती थी, और वो मक्की का आटा बनाते हैं वो लोग, वहाँ पे मक्की का आटा बनता था, वो निकलता था। और प्लस जब हम उसके घर खाने के लिए बैठे, ऑफकोर्स डाइनिंग टेबल तो था नहीं, तो आप ज़मीन पे बैठे, तो बेड के नीचे हमें लगा कुछ बंदूकें पड़ी है ना क्या पड़ा है, लेकिन फिर शांति से बैठे, ना हमने वापस कभी उससे पूछा, ना उसने क्लैरिफाई किया। लेकिन वो देखने के बाद मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। तो बेसिकली जब तक आपके पास लोकल सपोर्ट नहीं होगा, वहाँ पे कोई टेररिस्ट एक्टिविटी, कोई भी ये टाइप का काम वहाँ नहीं हो सकता है, क्योंकि लोकल सपोर्ट बहुत एसेंशियल और बहुत ज़रूरी है वहाँ पे होना, और लोकल सपोर्ट के बगैर कुछ नहीं होता है। तो वहाँ पे दो ऐसे ही जन थे जो वहाँ पे एक्टिविटीज़ में अगेंस्ट द गवर्नमेंट काम करते थे, बंदूक ले लेकर वो शूट आउट करते थे, अमानुल्लाह खान और एक और मैं भूल गया दूसरा क्या था। तो वो जो था वहाँ पे एक और जन के साथ क्लास फेलो था, तो वो बोलता था अमानुल्लाह खान मेरा क्लास फेलो है, आप क्या बात करते हैं मेरे साथ। तो अमानुल्लाह खान वाज अ नोटेड ड्रेडेड गाय ऑफ दैट एरिया, जो मतलब पता था कि अगर कोई भी किलिंग हुई है, कुछ भी हुई है, तो अमानुल्लाह खान वहाँ का लेफ्टिनेंट कमांडर था ना क्या था, अपने साइड का आदमी था। लेकिन वहाँ पे आप कुछ भी कर लें, आपको इंडियन आर्मी जब आती थी तो इंडियन आर्मी के आगे तो सब सीधे होते थे, लेकिन जैसे ही आर्मी जाती थी इनके अंदर का जो अपना जो सेटअप था वो बाहर आ जाता था। फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं पे न्यूज़ आई कि एक फलाना कोई आर्मी ने एनकाउंटर में किसी को मार दिया, किसी को उठाकर वहाँ पे, तो जब ये डिस्कस करते थे तो ये ऐसे बोलेंगे आपको कि पता है वो मरा। तो अच्छा, मैं तो नॉर्मली बाद में पहले तो 1-2 साल तो मेरा बड़ा दिमाग चलता था कि इनके साथ मैं 1-on-1 करूं इनके साथ कि तुम लोग क्या बोल रहे हो, ये गलत है, ये सही है। बाद में मैं डिस्कस ही नहीं करता था, तो वो खुद ही बोलेगा पता है सर वो मरा तो क्या हुआ पता है। मैं बोला हाँ क्या हुआ। बोला उसकी बंदूक ऐसे थी एकदम, मतलब ऐसे करके वो मर गया। मतलब इनको अभी भी हीरोइज्म जो दिखाना पड़ता था कि यार हमारे लश्कर तौयबा का कोई था या कोई भी गैंग मेंबर था, वो मरा तो भी बंदूक सीधा रख के मरा। तो अच्छा मैं बोलता था अच्छा मुझे पता नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। ये विथ मेच्योरिटी यू गेन इन लाइफ कि यार आपको क्या लेना देना है ये सबसे। लेकिन 2 चीज़ें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहली चीज़ ये होती है कि जब भी वहाँ पे अगर आप इंटरेक्ट करेंगे, आप उनकी बात सुन के अनसुना कर दें, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। बट अगर आप उसके साथ 1-on-1 करेंगे तो वो प्रॉब्लम जो है आगे बढ़ती है। जब प्लस उस सब एरियाज़ में क्या होता है, जब आप फार फ्लंग एरियाज़ में रहते हो, कुछ मज़ेदार बातें होती है, कुछ उनके साथ बैठे उनके किस्से सुने, कुछ उनके साथ क्या हो, क्योंकि वहाँ पे अभी भी सिविलाइजेशन तो पूरी है लेकिन वो कल्चर वाली का बात वहाँ नहीं है। तो फॉर एग्जांपल आपको कोई आएगा गप्पे सुनाएगा, किस्से सुनाएगा कि सर वो जो आदमी, वो जो लड़का है ना, वो लड़का और वो
उसके फैमिली का है, वो उधर के फैमिली का है, ये इधर के फैमिली का है। तो और वहाँ पे फैमिलीज़ के भी आपस में भी काफ़ी हिसाब से, जैसे फर्स्ट कज़न में शादी हो जाती है, सेकंड कज़न में शादी हो जाती है, तो उसके बीच में काफ़ी डिस्कशन होता है। लेकिन आपको शांत बैठना है और आपको अपना काम करना है, आपको ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है ये सब में, एंड यू हैव टू लेट इट गो। एक और चीज़ जो आप वहाँ पे देखते हो, जब आप कभी गवर्नमेंट के पास जाते हो या किसी वहाँ पे सरकारी मुलाजिम के पास जाते हो, वहाँ पे तहसीलदार हो उसके पास जाओगे, अगर आपने उसको बोला कि मैंने यहाँ पे आपके एरिया में 200 आदमी को एम्प्लॉयमेंट दिया, तो ही इज़ नॉट इम्प्रेस्ड। वो बोलता है हाँ दिया तो दिया यार, मेरे लिए क्या है ये बता तू मेरे को। तो बिकॉज वहाँ पे हर एक लेवल पे एक्सपेक्टेशन यही है कि व्हाट इज़ इन इट फॉर मी। तो हम तो सोचते थे कि हम तो वहाँ पे बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, हम तो एक फार फ्लंग एरिया, इन्फेक्टेड एरिया में 200 300 400 आदमी को नौकरियाँ दे रहे हैं। लेकिन वहाँ पे जो लोग हैं, जो वहाँ पे ऊपर से नीचे जो हायरार्की है, वो हर लेवल पे यही सोचता है कि तुमने अगर नौकरी दी तो मेरे को क्या मिला इससे यार, तुमने नौकरी दी, तुम जो काम कर रहे हो सो करो, व्हाट इज़ इन इट फॉर मी। बट एक और चीज़ जो वहाँ पे मैंने देखा कि आदमी वहाँ पे जो कश्मीर साइड से, जो कश्मीरी मुस्लिम है, जैसे आउटस्कर्ट्स ऑफ कश्मीर में अवंतीपुरा है जहाँ पे पूरे सैफरन फील्ड्स है, केसर के फील्ड है। तो जब मेरे फादर की डेथ हुई इन द ईयर 1999, तो उसके बाद फ्यू मंथ्स मैंने जो चलाया माइंस, मैंने सब कुछ सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। मैंने बोला हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता था 40 रुपये आता था, और हम बेचते थे वो चीज़ को 450 पर, वो भी एडवांस पेमेंट पे। तो वो तो इकोनॉमिक्स का भी और वर्कआउट करेंगे क्या है। तो 450 पे एडवांस पेमेंट पे हम बेचते थे, और हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता था 40 रुपया। मैंने कंप्लीट 60 रुपीज़ पे आउटसोर्स कर दिया कि तुम ही लोग बनाओ, तुम ही लोग को जो करना है करो। तो फिर ये लोग रात के समय, दिन के समय लाइटें लगा लगा अपना काम करते थे। तो कुछ कुछ श्रीनगर से जो आते थे टिपर लेकर, क्योंकि उनको कॉन्ट्रैक्ट था कि हम खुद ही अपना माल उठा के ले लेंगे, तो वो एक मैंने देखा, एक बार एक आदमी आया जीन्स टी शर्ट पहनकर, गॉगल्स लगाकर, वो अकेला ही आया, और जहाँ उसने टिपर लगाया अपना, बिकॉज हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं था लोडिंग का, ना जेसीबी था ना कोई था, बिकॉज फाइनेंस का बड़ा क्रंच था हमारे पास। हमने तो रोड और ब्रिज इतना बनाया था, 10 किलोमीटर से ऊपर का रोड बनाया था, ब्रिज सेटअप किया था, उसमें ही हमारे पैसे काफ़ी खत्म हो गए थे, और कोई बैंक हमें फंडिंग करती ही नहीं थी वहाँ पे। J&K सुनकर बैंक पीछे भाग जाती थी, और हमारे तो घर के सारे पैसे लग गए थे, सो वी हैड नो मोर मनी टू पुट इन। तो आउटसोर्स कराया। तो वो इंसान जब आया, उसने अपने गॉगल्स खोला उसने, और गॉगल्स खोल कर उसने ट्रक के सीट पर रखा, और दूर से मैं देख रहा हूँ, और मेरे साथ एक हमारे जो जनरल मैनेजर वहाँ पे थे, भान साहब थे, और उसके साथ सीनियर मैनेजर एक तिवारी जी थे। तिवारी जी बोले सर इसको देखिएगा। मैं बोला क्यों? बोला पिछले बार भी इसने यही किया था, इसको देखिएगा। वो ट्रिप पे लगाते रहते हैं, श्रीनगर टू आवर प्लेस वॉज अबाउट 160 किलोमीटर्स, तो वो करता है। तो वो गया, अपना जीन्स पहना हुआ, टी शर्ट पहना हुआ, नीचे से जिप्सम के पत्थर उठाया, ठक 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 करके मारा, 20-25 मिनट में पूरी ट्रक को लोड किया उसने, सिंगल आदमी। वापस उतरा, चश्मा पहना, गॉगल्स लगाया, चालान कटवाया, एंड ऑफ ही वॉज। मतलब पढ़ा लिखा इंसान लग रहा था, लेकिन काम करने में कोई शर्म नहीं थी। अपना उठाया, अपना काम किया, अपना टिपर पड़ा था, लोड कराया और आगे बढ़ा। सो दिस इज़ वन एक्सक्लूसिव थिंग, क्योंकि यहाँ पे क्या, बाबूगिरी में हम बड़े परेशान हो जाते हैं। नॉर्मल आप कहीं देखें तो वो बोलेगा यार मेरा टिपर है, मैं कहाँ से ये सब खुद लोड क्यों करूँ, ये क्यों करूँ, वो क्यों करूँ। तो ये सब चीज़ें जो होती है ये बड़ी होती है। लेकिन वहाँ के कॉन्टेक्स्ट से अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आदमी को ये फोकस रहता है कि हम काम कैसे करें। तो दो टाइप के होते हैं। तो कश्मीरी मुस्लिम जो होता है उसमें ख़ास बात उनकी ये होती है कि एक बार अगर उसने ज़बान दे दी तो पीछे नहीं हटेगा। अगर उसने बोल दी कि मैं कर दूंगा तो मतलब आप समझ लो वो कर देगा। लेकिन जो दूसरे साइड के जो यहाँ पे डोगरा वोगरा थे उनके साथ तो ज़बान दे दिया और उसने नहीं दिया तो कर दिया, तो नहीं दिया तो सब बराबर, एक हिसाब से बराबर। तो वहाँ पे एक बार क्या हुआ वहाँ पे कि मुझे एक जन ने, जो पहले हमने ट्रांसपोर्ट की बड़ी प्रॉब्लम हुआ करती थी, बिकॉज 4 महीना 3 महीना 5 महीने तक वहाँ बारिशें होती थी, रोडें टूट जाती थी, तो ट्रक वाला कोई आता नहीं था वहाँ पे। बिकॉज ट्रक वाला बोलता था मेरे जो 20,000 के टायर हैं, उस समय शायद 20,000 के टायर आते थे, अब तो खैर 20,000 से के गाड़ी के टायर आते हैं, वो टायर घस जाएंगे। तो किसी ढंग से हम पकड़ के बुलवाते थे ट्रक वाले को, तो ट्रक वाले आते थे और वहाँ से लेके जाते थे। तो एक ट्रांसपोर्टर हमने रखा जिसने हमसे पैसा ले लिया और आगे नहीं दिया है, कुछ भी झमेला था, रुपये पैसे का हिसाब रह गया था। तो रुपये पैसे का हिसाब रह गया था, तो एक बार हम आ रहे थे, फिर हमने उसको हटा दिया काम से कि यार मैं आई वॉज वेरी स्ट्रिक्ट कि यार पैसे के मामले में अगर किसी ने कोई गड़बड़ किया है तो उसको हटाओ, मेरे को चेहरा ही नहीं देखना उसका। और अंडर ड्यूरस की बात होती है कि अंडर ड्यूरस के साथ, क्योंकि वो ऐसा बना लिया था उसने कि उसके बोले बगैर
कोई भी वहाँ पे ट्रक वाला नहीं आता था, वो नीचे से भगा देता था, उसको रेट नहीं मिलता था। सो वट एवर इट वॉज, द गाइज नेम वॉज विजय सिंह, और ये बटौत एरिया का रहता वाला था जो JNK में आता है। अब तो रोड शायद नीचे से डायरेक्ट निकल जाती है, पहले वो नीचे से आप उधमपुर से जब आप ऊपर चढ़ते हो टुवर्ड्स रामबन, तो वहाँ पे बटौत वाली एरिया आती है। और कुद करके एक एरिया थी जहाँ से बोलते थे नेहरू जी के लिए पानी पीने को जाता था, क्योंकि इतना वहाँ पे क्लियर वाटर होता था, पता नहीं उस समय बड़ा अच्छा लगता था, वहाँ पे मीठा पानी हम लोग पीते थे वहाँ पे। सो कमिंग बैक टू इट, एक बार हम गाड़ी लेकर वापस आ रहे थे, जीप से आ रहे थे वापस, जीप ही थी हमारे पास। तो बटौत एरिया में हम रुके, बोले चलो चाय पी लेते हैं, बिकॉज जम्मू भी तो 3-4 घंटा और लगेगा। तो चाय पीने के लिए जैसे उतरे, इतने में विजय सिंह आया वहाँ पे। तो विजय सिंह आया, बोला मेरे पैसे बाकी है, मेरे पैसे दो। तो मैंने बोल दिया कि पैसे कहाँ से बाकी है, पहले हमारे पैसे बाकी है, तुम हमें पैसे दो। तो जहाँ वो बाती थोड़ी बढ़ी, उसने पकड़ के लाया 4 आदमी को, 4 लड़कों को लाया उसने पकड़ के, और बोला स्टाम्प ला, स्टाम्प ला, स्टाम्प ला। मैं बोला स्टाम्प क्या होता है? तो मेरे साथ जो हमारे जनरल मैनेजर थे, वेरी सीनियर, अभी आई थिंक ही वुड बी अबाउट 85 ईयर्स ओल्ड, ही स्टिल इन श्रीनगर आई थिंक, AK भान। तो वो दूर से वॉच कर रहे थे कि क्या हो रहा है। तो अचानक 4 आदमी आए और मेरे को पकड़े, और मैं यंग था उस समय और मैं डर भी गया था इन दैट सेंस कि यार अब क्या करूँ। वो बोला स्टैम्प पेपर पे, ब्लैंक स्टैम्प पेपर पे साइन कर। तो मैं जहाँ साइन करने गया, भान साहब टोल्ड मी रुकिए आप 1 सेकंड। तो आप ही बोला करते थे, ऑफ कोर्स आई वाज ऑलमोस्ट लाइक हिज ग्रैंडसन्स एज के जैसा था मैं उनके लिए। बोला आप रुकिए, आप बिल्कुल साइन मत करिए, आप चलिए मेरे साथ। तो वो बोला कि ए पंडित तू क्या कर रहा है, बिकॉज ही वॉज अ कश्मीरी पंडित, तो भान इज़ अ कश्मीरी पंडित, तो तू क्या कर रहा है। तो उतने में क्या हुआ कि मैं उनके साथ चल पड़ा, बिकॉज मुझे लगा कि कहाँ ले जा रहे हैं मुझे पता नहीं, और मैं सोच रहा हूँ ये 4 आदमी आप कहाँ ले जा रहे हैं मुझे, हम भाग भी नहीं सकते, कुछ कर भी नहीं सकते। सामने पुलिस स्टेशन था, वो सीधा पुलिस स्टेशन के अंदर गए, और पुलिस स्टेशन के अंदर गए और SHO जो था उसको बोला कि ये देखो ये हो रहा है और ये ऐसे लिखवा रहा है। तो SHO भी एक सरदार था, उसने बुलाया विजय सिंह को वहाँ से और उसने डांट लगाई उसको। और उस दिन मैंने लाइफ में एक चीज़ सीखी कि अंडर ड्यूरेस कुछ भी मत करो, अंडर ड्यूरेस कुछ भी मत करो। बहुत बार होता है लोग आपको कॉर्नर कर देंगे, साइन करो, ये करो, वो करो, तेल लेने जाओ, नहीं करेंगे साइन। लुक फॉर एन एग्जिट, लुक फॉर एन एडजस्टमेंट, लुक फॉर एन अपॉर्चुनिटी कि कहाँ आप इससे निकल सकते हो, क्राउडेड एरिया में आओ, और अंडर ड्यूरेस मत करो, फास्ट फॉरवर्ड। ये आप कर लो। 2011 की बात है, मनाली में हुआ एक बार, हम ATM पे पैसा निकाल रहे थे, मनाली की बात है, और एक पीछे एक आदमी आकर बिल्कुल चिपक के खड़ा हो गया कि निकाल तू पैसे। मैं बोला तुम पीछे हटो, बोला मैं पीछे नहीं हटूंगा, तू पैसे निकाल। मैं बोला मैं तो नहीं निकालूंगा पैसे, तू पीछे हटो। वो पीछे नहीं हटा और पीछे लाइन भी लगी हुई थी। वहीं से मैंने बैठा और मैंने 100 डायल किया, मनाली पुलिस स्टेशन में फ़ोन किया, पुलिस स्टेशन वाले ने फ़ोन उठाया, बोला आप कहाँ हो। मैं बोला मैं यहाँ हूँ, मेरे पीछे एक आदमी खड़ा है, मेरे को पैसा नहीं निकालने दे रहे ATM से। मेरी वाइफ और सब कोई बोल रहे थे मुझे कि अरे छोड़ो, कहीं और से निकाल लेंगे, क्यों इसके साथ लग रहे हो। लेकिन वो दिमाग मेरे साथ था। फिर मैंने आप लोग को पीछे भी बताया था कि एक बार फ्रांस में एफिल टावर के नीचे हुआ था, जहाँ पे लोग सड़क पर बैठ के कुछ गेम खिला रहे थे। तो जो गेम खिला रहे थे तो हम भी वहाँ से पैदल चले टहले टहले जा रहे थे, और कहीं पे भी कुछ होता है, क्यूरियसली मैं साइड होकर देखा कि क्या होता है। तो उसने बोला कि एक्चुअली सारा गैंग होता है जो गेम खिलाता है। तो वो जहाँ गेम खिला रहे थे वहाँ हम खड़े खड़े देख रहे थे, और मुझे फिर लगा कि शायद मैं भी खेल सकता हूँ। तो वहाँ जो 2-3 लड़कियाँ खेल रही थी और 1-2 लड़के खेल रहे थे, सारे स्टेज मैनेज्ड होते हैं, वो मेरे को बोलते येस यू कैन प्ले, यू कैन प्ले। तो मैं बोला चलो भाई ठीक है, खेलते हैं ज़रा। तो मैंने जहाँ 100 यूरो दिया, वो मेरा पैसा गायब हो गया। मुझे लगा कि यार मैं तो राइट बोला था, लेकिन लास्ट में वो बॉल कौन से डब्बे के नीचे थी, वो गड़बड़ा गया मामला। इतने में मेरी वाइफ आई पीछे से, वो बोली कि क्या हो गया। मैं बोला ये चोरी का गेम है, छोड़ दो, नहीं खेलेंगे। बोले नहीं मेरे को 100 यूरो दो, मैं भी खेलूंगी। तो जब उसने वो उठा के 100 यूरो डाला, और उसने जैसे ही बॉल को चेंज किया, माई वाइफ कॉट डेट गाय, बोली तुमने यहाँ पे बॉल चेंज किया। उसका हाथ पकड़ लिया, और हाथ पकड़ते ही हमें दिख गया कि वहाँ पे जो बॉल उसने चेंज किया। अब मैं बता दूँ कहाँ से चीज़ें कहाँ कनेक्ट करती है। जहाँ मुझे लगा कि गड़बड़ किया है, मैं गया और 2 थप्पड़ मारा उसको कसकर, वो इंसान को, फ्रेंच आदमी को, फ्रांस में एफिल टावर के नीचे। कभी भी कोई एफिल टावर जाओ तो ज़रूर देखना उसको, और वहाँ पे वो खिलाते हैं। उसके बाद मैंने 2 थप्पड़ मारा, मैं बोला गिव माय मनी बैक। तो उसने 100 यूरो दिया। मैं बोला पीछे वाला भी 100 दे मेरे को वापस। तो पीछे वाला भी उसने 100 वापस दिया। तो ये सब चीज़ें जब लाइफ में एक बार आप ऐसे कॉर्नर्ड हो जाते हो, उसके बाद आप कभी डरते नहीं हो। प्लस अभी आपने देखा है कि जब हमारा जो सारे हमारे स्मॉल केसेस जब लीक हो रहे थे, तो आई डोंट थिंक एनीवन इन आवर इंडस्ट्री वुड हैव हैड द करेज कि हम जाएं और पुलिस के पास जाएं और हेल्प मांगे पुलिस से, और पुलिस से काम करवाएं। बट हमने किया, बिकॉज सम थिंग्स इन लाइफ स्टे विथ यू फॉर एवर, और आपको हर वक्त के लिए दिखता है कि यार कुछ कुछ चीज़ें ज़िंदगी में हर वक्त आपके साथ रहती है। एक और जो आपको लगेगा मेरी बातों से कि शायद वहाँ पे कश्मीरी पंडित, डोगरा या फिर कश्मीरी मुस्लिम 3 अलग अलग कैटेगरी थे, लेकिन कुछ लोग बड़े वहाँ पे दिलदार टाइप थे। जब मेरा बेल
मिला मुझे, बिकॉज वो तो बड़ी लंबी कहानी है, कितनी कहानी करूँगा इस वीडियो पे। पर जब मुझे बेल मिला, क्योंकि पहले तो जज मुझे बेल ही नहीं दे रहा था वहाँ पे, बिकॉज वो फास्ट फॉरवर्ड कर दिया मैंने कि हमारे ऊपर गवर्नमेंट ने हमारी लीज कैंसिल कर दी, हमारे ऊपर केसेस कर दिए, फलाना ढिमका कुछ भी कर दिया। तो वहाँ पे एक श्याम दत्ता करके ट्रांसपोर्टर हुआ करता था, और वहाँ पे कोर्ट ने ये बोला था कि 50,000 रुपया ये एक डिपॉजिट रखेगा श्योरिटी का, या डिपॉजिट रखेगा और उसके बाद इसको बेल होगा। तो अब कोई 50,000 तो मेरे पास था भी नहीं उस समय, ना कलकत्ता में था ना उधर था। कलकत्ता आते तो कहीं से बंदोबस्त कर लेते। तो श्याम दत्ता को मैंने फ़ोन किया बड़े आधे मन से, बोलो हाँ जी मैं आता हूँ, मैं आपको बेल देता हूँ। तो श्याम दत्ता ने मेरा बेल किया। फिर नेक्स्ट टाइम मैं कश्मीर गया था, JNK गया, तो आई लुक फॉर श्याम दत्ता, बट ही हैड पास्ड अवे। कोई उसके घर वर की बात ही नहीं थी, उसके फैमिली का कुछ अता पता ही नहीं था क्या हुआ। सो इट्स नॉट कि वहाँ पे लोग हर वक्त ऐसे रहते हैं, बट ब्रॉडली अगर आप देखेंगे तो वहाँ का जो लोकल जो टेक्सचर है, वहाँ पे कुछ भी आप करें, लोकल टेक्सचर वहाँ पे ये है कि ये हमारी एरिया है। जो जम्मू वाले हैं, जो वहाँ पे डोगरा कम्युनिटी है, जो हिंदू कम्युनिटी, वो फिर भी समझते हैं कि हाँ ठीक है हम इंडिया के ही पार्ट हैं, वो फुल्ली इंडियन है, वहाँ कोई क्वेश्चन ही नहीं है। लेकिन जो कश्मीरी साइड है, जो जैसे आप बनिहाल टनल को क्रॉस करते हैं, वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो फुल्ली इंडियन नहीं है। फुल्ली इंडियन छोड़ दो, वो हाफ इंडियन, क्वार्टर इंडियन, 1/10 इंडियन ही नहीं है। वो इधर 60% 65% वहाँ पे अपने आप को अलग समझते हैं, और 30-35% जो होंगे वहाँ पे वो आपको पाकिस्तानी समझेंगे अपने आप को, कि हम पाकिस्तान से कनेक्टेड है। एक और जो खास बात है, वहाँ पे उन लोगों को पता ही नहीं है कि प्रॉब्लम क्या है, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इतना पैसा गया है, इतना पैसा गया है कि वहाँ पे उस साइड में कहीं प्रॉब्लम ही नहीं है। एक तो कश्मीर में क्या होता है, अगर आप बिहार में हैं तो आप उगा रहे हैं तो आपके खेत से निकलेगा आलू और चावल जो अपने रेट पे बिकेगा। कश्मीर में अगर आप उगा रहे हैं तो आपके खेत से निकलेगा सेब और केसर और ये सब चीज़ें, तो वहाँ पे रेट ऑलरेडी आपको 40 टाइम्स 20 टाइम्स 30 टाइम्स एक्स्ट्रा हो जाती है। तो इसीलिए वहाँ पे कोई पुअर नहीं है। मतलब आप JNK में अगर आप जाएंगे तो वहाँ कोई आपको गरीब नज़र नहीं आएगा। बट एक वहाँ पे खास बात जो उधर की ये है, वो है कि वहाँ पे लोग जो हैं आपको हॉस्पिटैलिटी जब तक ही देंगे जब तक उनको पता है कि आपके वहाँ रहने तक उनको फ़ायदा है। जिस दिन उनको लगेगा कि आपके वहाँ रहने पे उनको फ़ायदा नहीं है, उस दिन आपको वो साइड कर देंगे। बात आई टेररिज्म की, तो टेररिज्म वहाँ पे जो होती है वो ये है कि उनका मकसद है न्यूज़ पॉइंट बनाना, मतलब फ्लैश करना। तो अगर आप एक बहुत बड़े कोई इंसान है तो आपको खटाक करके फ्लैश करेंगे, बिकॉज दे नो इफ़ दे ट्राई एंड डू समथिंग टू यू तो वो न्यूज़ कैप्चर होगा। तो वहाँ पे नॉर्मली ये बोला जाता था कि अगर आप श्रीनगर में चल रहे हो तो थोड़ा आर्मी जहाँ पे पोस्ट है उसके थोड़ा दूर चलो, बिकॉज जो अटैक होता है वो नॉर्मली आर्मी पे अटैक होता है। मुझे याद है बहुत साल पहले 1991-92 में वहाँ पे जो बैंक ऑफ इंडिया की जो बैंक्स थी, उसमें बैंक ऑफ इंडिया में इंडिया हटा दिया गया वहाँ पे लोकल के थ्रू, और क्योंकि वहाँ पे उनको इतनी एनिमिटी हो गई थी इंडिया के साथ कि वहाँ पे लोकल के थ्रू उन्होंने इंडिया हटा दिया। वैसे कुछ कुछ खास मज़ेदार बातें जो वहाँ की ये होती है कि उनको पैसा लेना है इंडिया से, लेकिन उनको अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करना है कि हम इंडिया के पार्ट हैं, तो उनको अपने आप रहना है। और कई बार तो मेरा डिस्कशन, जैसे मैंने बोला कि मेरी अगर फाइल पड़ी है उस अफसर के टेबल के ऊपर, उसके साथ ही मैं लग गया दिमाग में, और ये समझता ही नहीं था कि अब वो फाइल 1 महीना पास नहीं होगी, अब कुछ नया तरकीब लगाना पड़ेगा। और फिर उसके बाद मेरे फादर जाते थे, अपने ढंग से उसको बात करते थे, उसको समझाते थे, और उसके बाद बोलते थे नहीं बेटा थोड़ा ऐसा ही सोचता है, करता है, ये है वो है। बिकॉज मैं गुस्सा हो जाता था, मैं बोलता मैं नहीं जाऊँगा उसके पास अपना काम करवाने। और बिकॉज उस समय इंसान के पास बुद्धि थोड़ी जितनी रहती थी उतनी ही रहती थी। कुछ खास लोग वहाँ पे थे। एक वहाँ पे भसीन करके हुआ करता था रामबन एरिया में, पता नहीं अभी है कि नहीं। तो अगर किसी के यहाँ मिठाई लेकर जाना है, तो अगर भसीन मेरे साथ है तो वहाँ पे मिठाई लेने के साथ जब जाएंगे तो बोलते थे कितना लेना है, तो मैं बोला 1 किलो बंधवा लेते हैं। तो बोलता नहीं जी, तो वो जाता था, बोलता था 900 ग्राम बांध दो जी, 850 ग्राम बांध दो। तो मैं बोलता था ये कौन सा कंसेप्ट हुआ। तो फिर बाद में मुझे जोगिंदर भसीन ने बताया कि सर आप 900 ग्राम बांधो, 850 ग्राम बांधो या 1 किलो बांधो, लगेगा सेम, बिकॉज आदमी तौलेगा तो नहीं, वो तो वजन से ऐसे देखता है। तो ये सब चीज़ें जो होती है, ये खास बात वहाँ की होती है, जो जम्मू एंड कश्मीर की होती है, वहाँ के लोगों की होती है, उनकी सोच की होती है कि वो कैसे सोचते हैं, कैसे क्या करते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड अगर आप वहाँ पे JNK में जा रहे हो तो बहुत टूरिस्ट की तरह जाओ, यू आर वेलकम। बट जिस दिन अगर आप ये सोचते हो कि आप टूरिस्ट नहीं हैं, वहाँ पे आप बिज़नेस करेंगे, आप वहाँ घर खरीदेंगे, आप वहाँ अपना बाग बगीचा लगाएंगे, आप वहाँ पे काम करेंगे, तो फिर आपके लिए वहाँ पे वेलकम तो नहीं है बिल्कुल। एक बात तो एकदम पक्की है कि आप कुछ भी कर लें वहाँ पे, वहाँ के जो लोग हैं वो आपकी सेफ्टी और आपकी सिक्योरिटी पूरी रखेंगे नो मैटर व्हाट हैपन्स। तो हमारे एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर हुआ करता था, वो गन्नी नाम था उसका, वो वेरीनाग के वहाँ से है। तो अगर आई डोंट नो आप लोग
कितने जन कश्मीर गए हो, लेकिन अगर आपने झेलम रिवर का ओरिजिन नहीं देखा वेरीनाग में, तो ये मिस्ड समथिंग, वो देखना चाहिए। वहाँ से एक स्विमिंग पूल जैसी एरिया के अंदर से झेलम रिवर निकलती है, लेकिन कोई जाता ही नहीं है वहाँ पे। तो वहाँ से गन्नी आता था। तो जब फर्स्ट टाइम शादी हुई मेरी वाइफ भी वहाँ पे गई थी, और उसको पता ही नहीं था मेरी वाइफ को कि कहाँ से चलना है। तो मैं थोड़ा पीछे था या आगे होगा, और आगे वो अलग निकल गई आके, और वहाँ पे वो एक शॉर्टकट लेने की चेष्टा की कि मैं शॉर्टकट से ये पहाड़ क्रॉस कर लूँ। और जहाँ वो आधा चढ़ी ऊपर, वहाँ से ब्लास्टिंग हो रही थी, बिकॉज आप माइंस में आपको जेलेटिन कैप्सूल लगाकर आपको ब्लास्ट कराना पड़ता है। और जब ब्लास्टिंग हुई और अचानक वहाँ से पत्थर गिरने लगे, तो गन्नी वो दौड़ा और उसने अपने हाथ से पकड़ के टान कर मेरी वाइफ को नीचे लाया, नहीं तो वो शायद पत्थर लग जाता, क्या हो जाता, वी डोंट नो। तो ये चीज़ें वहाँ पे है। अगर आप वहाँ पे कश्मीरी मुस्लिम की बात कर रहे हो, तो आपकी सिक्योरिटी के लिए वो अपनी जान भी दे देंगे, एंड आई हैव सीन इट फ्रॉम माई आइज। बट देन इट इज़ ओनली कि आप वहाँ पे टूरिस्ट रहें, आप लोकल रहें, आप उससे ज़्यादा काम न करें। लेकिन एक चीज़ वहाँ पे जो थी, वहाँ पे जो आर्मी मैन जो आते हैं, जो अलग अलग एरिया से आते हैं, बिहार से आते हैं, राजस्थान से आते हैं, नागालैंड से आते हैं, वो अजीब अजीब वहाँ पे किस्से कहानियाँ अच्छी सुनने को मिलती है। क्योंकि जब आर्मी आती है, तो आर्मी को एक चीज़ वहाँ पे ये रहती है कि आर्मी सबको डंडा मार के बात करती है, और इधर आप ऐसे करके बात करती है, और आर्मी के आगे कोई भी कुछ चेंचू चेंचू नहीं करता है, पीछे से चाहे कुछ भी बोल दे, बिकॉज उनको पता है कि आर्मी वाले का अगर दिमाग ख़राब हो गया, तो वो उठाकर आपको अंदर रख देगा 2 दिन के लिए, कोई कुछ नहीं करेगा। वहाँ की जो पुलिस है, वहाँ की पुलिस वहाँ के लोकल्स के साथ ही रहेगी। वहाँ की पुलिस जो मैंने देखा, वो आर्मी के साथ और लोकल के साथ वो कन्फ्यूजन ही है कि वो किसके साथ रहती है, ये मैंने पर्सनली देखा है। तो कई बार क्या होता है, आपको लोकल अरेंजमेंट्स करना पड़ता है कि यार महीने के 1 तारीख को आप फलाने आदमी को ये दे देंगे, कुछ भी दे देंगे, समझ लो आप, शरबत दे देंगे, साथ में ये दे देंगे, वो दे देंगे। तो ये मुझे भान साहब ने एक और चीज़ सिखाया कि कभी भी अपने हाथ से मत देना। मैं बोला क्यों? बोला अपने किसी मुलाजिम को बोल दो, जाकर उसको दे देगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं बोला क्यों? बोला जिस दिन आप अपने हाथ से देने लग जाएंगे, और सपोज़ आप उसको महीने के 1 तारीख को, सपोज़ आप 1000 रुपये का कुछ सामान दे रहे हैं या 2000 दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, फिर वो आपसे आकर सड़क पे बैठ जाएगा, खड़ा होगा, आपके साथ डिस्कस करेगा कि 2000 नहीं, आप 2500 दीजिए। अगर आप ये एनवायरनमेंट ही खोलेंगे नहीं कि वो आपके साथ बैठकर बात कर सके, तो वो सारी बातें आपके किसी और आदमी के थ्रू होगी। तो वो खुद भी नहीं चाहते थे, और मैं भी नहीं चाहता था। वो अपने से जूनियर किसी को भेजते थे कि जाइए तिवारी जी फलाने को ये देकर आ जाइए। तो ये सब कुछ कुछ चीज़ें दिमाग में रहती। कई बार हमें रहता है अरे हम दे रहे हैं तो हम दिखाएंगे कैसे हम दे रहे हैं, लेकिन आप जहाँ देना स्टार्ट कर देंगे, अगली जो डिमांड आएगी वो डायरेक्ट आपके पास आएगी। तो आपको फिर पता ही नहीं चलेगा कि मैं कैसे करूँ, बिकॉज ना आप ना कर सकते हैं, और फिर आप हाँ करेंगे तो कितना हाँ करेंगे। तो ये सारी चीज़ें रहती है जो वहाँ के लोकल टेक्सचर में काम करते करते आप काफ़ी कुछ सीखते हैं। बट एक बात वहाँ की पक्की रहती है कि वहाँ के जो लोकल पॉपुलेशन जो है, उनको स्टॉक मार्केट कुछ नहीं पता होता है, उनको फिक्स डिपॉजिट ही पता है। J&K बैंक उनके लिए उनकी लाइफ है। आप चाहे उनको कोई J&K बैंक 7% इंटरेस्ट दे और कोई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 15% इंटरेस्ट दे, फिर भी वो स्टेट बैंक में FD नहीं करेंगे, वो J&K बैंक में ही करेंगे, बिकॉज उनको लगता है ये मेरा खुद का बैंक है, मेरे खुद के स्टेट का बैंक है। तो ये सब चीज़ें कई बार हमें लगता है कि यार कहीं बाहर से करे, अंदर से करे, क्या करे नहीं करे, बट वो एक वहाँ का लोकल जो फीलिंग है वो डिस्टर्ब नहीं हो सकती, वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। बट नॉर्मली मैंने एक चीज़ देखा है कि वहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस में नहीं रहे। जैसे कप लकी हलवाई का कप है और यहाँ स्मॉल कैप है, ये कोई मुझे BM मीट्स में आया था, उसने दिया था। कॉम्प्लिकेशन में नहीं रहे, इसका ये मतलब होता है कि जब कारगिल की लड़ाई चालू हुई थी वहाँ पे और मैं उधर ही था, तो हम डिस्कस नहीं करते थे कि कौन सा वाला टाइगर हिल मिला नहीं मिला, कुछ डिस्कस नहीं करना है, चुप से बैठो, अपना काम करो और आगे बढ़ो। क्योंकि जहाँ आप डिस्कस करेंगे, यू आर ओपनिंग योर सेल्फ टू कन्फ्यूजन एंड कॉन्फ्रंटेशन। तो आपको अपना काम करना है, आपको चुप से बैठना है, आपको डिस्कस नहीं करना है कि कारगिल में क्या हो रहा है, कहाँ हम आगे बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे हैं। हाँ, अंदर अंदर हम लोग खबर सब लेना चाहते थे कि हो क्या रहा है, बिकॉज जब माइंस पे रहते थे तो वो खबर की एक प्रॉब्लम होती थी। एक और चीज़, ज़्यादा तो हुआ नहीं उस समय इंडिया पाकिस्तान मैचेस, बट अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है तो ऑब्वियसली फिर उस समय हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते थे, चुप से बैठते थे, मैच देखते थे, और उसके बाद बाहर जाके फिर इंडिया अगर जीत गई तो भी बढ़िया बात, इंडिया अगर नहीं जीती तो भी ठीक है, लाइफ मूव्स ऑन। तो यहीं तक रखते हैं, फिर मुलाकात होगी आपसे कभी और, तब तक के लिए थैंक यू।